नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रेयर क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की आरबीसी बोर्ड की जो बुक्स निकाली है जीके की, वो हम बात कर रहे हैं राजस्थान जीके के बारे में। ये हमारे आगे में हमारे जितने भी कंपटीशंस हो गए, पटवार, रीट, एसआई या जो भी राजस्थान में आयोजित करे जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, है ना। और अभी देखा जाए तो हमारे रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। तो यहाँ से क्या क्या पर्सन बन सकते हैं। अगर आपने इस बुक्स को पढ़ा है तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो मैं आपके लिए बुक्स लेके आया हूँ, आप इसकी स्टडी कर सकते हैं मेरे साथ। यहाँ मैं आपको कुछ और डिटेल जानकारी भी दूँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते। तो आइए हम चर्चा करते हैं कक्षा 9th की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। और आप देखेंगे और ये पाएंगे कि जब हमारा जो एग्ज़ाम्स होते, पेपर होते, तो वहाँ हमारे राजस्थान जीके के जो भी पर्सन आते उनमें लगभग यहीं से हमको सारे पर्सन देखने को मिलेंगे। तो आइए हम बात करते हैं आगे। देखिए ये इसका सिलेबस है, इस बुक्स में दे रखा है। अध्याय 1 1857 की क्रांति, इन सब के बारे में दे रखा है। दूसरा अध्याय राजस्थान की क्रांतिकारी। मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ यहाँ बीच में जो कुछ ट्रिक्स या आप कैसे याद रख सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी बताता जाऊँगा। तो आप चाहे तो उनको नोट डाउन भी कर लेना। तो राजस्थान की क्रांतिकारी तीसरा है। अध्याय 3 है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। अध्याय 4 राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। अध्याय 5 है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। अध्याय 6 राजस्थान का एकीकरण। और अध्याय 7 है राजस्थान की शौर्य परंपरा। और ये जो सारा का सारा जो सिलेबस है, ये सारा का सारा सिलेबस हमारे रीट के सिलेबस में पूरा का पूरा एज इट इज है। तो आपको ये सारे टॉपिक वहाँ भी देखने, अगर आप कहीं गाइड से भी देख रहे हैं तो भी एक बार आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से, ताकि आपके सारी चीज़ डाउट्स क्लियर हो सके। तो आइए आज हम बात करते हैं अध्याय 1 1857 की क्रांति। तो देखिए यहाँ बात कर रखी है कि 1857 की क्रांति क्यों चालू हुई, क्या क्या उसके कारण रहे और उससे पहले क्या क्या घटनाएं घटी, तो उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा है कि अंग्रेज कैसे स्थापित हुए, तो वो हम चर्चा करते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार तो मराठों ने भर दिया। हुआ क्या, जब 3 जून 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके पुत्रों में जो उत्तराधिकारी युद्ध चलता है, ठीक है, जिसमें मुअज्जम जीत जाता है और आजम हार जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मराठा शक्ति है उन्होंने एक शक्तिशाली नेतृत्व प्रदान किया और मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। क्योंकि आप जानते हो मराठा दक्षिण भारत की जाति थी, महाराष्ट्र की जाति है, और उन्होंने दक्षिण भारत में जब अपना प्रभाव स्थापित कर लिया तो फिर वो मालवा गुजरात इस क्षेत्र में बढ़ने लगे। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया। मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले मराठा ने मेवाड़ से लगता हुआ जो क्षेत्र है मंदसौर का, वहाँ से कब आक्रमण किया, तो 1711 ईस्वी में मई में। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जयसिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। अब आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ लिख रखा है कि उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह। तो ये जो संग्राम सिंह थे ये महाराणा सांगा वाले नहीं है, वो संग्राम सिंह प्रथम थे, ये संग्राम सिंह द्वितीय है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ये द्वितीय है। जी पहले जयपुर के जो जयसिंह थे, सवाई जयसिंह थे, उनसे वार्तालाप की, और बाद में उस समय मुगल बादशाह कौन थे, आपके मोहम्मद शाह थे। और यहाँ और थोड़ी आपको जानकारी देना चाहूँगा, ये जो मोहम्मद शाह है इनको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था, क्योंकि इनको नृत्य गान का ज़्यादा शौक था, तो इनको इतिहास में रंगीला बादशाह भी कहा गया है। ठीक है, मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमण में तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। तो ये यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है और ये पूछा भी गया है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, नोट्स में, कि अप्रैल 1734 में बूंदी के, तो बूंदी के शासक पूछ लेते, तो बूंदी के शासक थे उस समय बुद्ध सिंह, और मराठा सहायता इन्होंने प्राप्त की थी, और अपना जो भाई थे दलेल सिंह उनको गद्दी से हटा दिया था और स्वयं ने राज सिंहासन प्राप्त कर लिया था। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। तो ये एज इट इज आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। पहले एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि राजस्थान
कि किस आंतरिक संघर्ष में मराठों ने सर्वप्रथम भाग लिया या मराठाओं को राजस्थान में आमंत्रित किस राज्य ने किया, तो आप ध्यान रखना बूंदी में। और बूंदी में भी आपसे पूछ ले तो आप याद रखना बुद्ध सिंह, ये हमारे रीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाद में तो राजस्थान में मराठों का अस्तित्व बढ़ता ही गया। जब एक बार कोई आ जाता है आक्रमणकारी तो दोबारा आने में उसको कोई गुरेज नहीं होती। फिर 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे। लेकिन शीघ्र वे राजाओं को ही नहीं वरने सेठ साहूकारों भी लूटने लगे। यानी पहले तो वो राजाओं को ही लूटा करते थे, बाद में उनको इतने धन की लोलुपता हो गई, धन के इतने लालची हो गए कि सेठ साहूकारों को भी उन्होंने नहीं बख्शा, उनको भी वो लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ। तो यहाँ आप इस चीज़ को भी अंडरलाइन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि बूंदी में जो उनका जो प्रवेश है वो किस लिए हुआ। तो आप ध्यान रखना कि तो बूंदी में उनका प्रवेश इसी उद्देश्य से हुआ था। 1700 ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, बूंदी, जोधपुर, जयपुर, क्योंकि यहाँ भी हमारे क्वेश्चंस बनता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी 3 रियासतें जिनके आंतरिक संघर्ष में मराठों ने भाग लिया। तो आपको याद रखना है बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों ने। तो यहाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान कर लीजिए, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी वाहिनी से हुआ था। यानी आंतरिक मामलों में कौन सा वाहिनी है, तो ध्यान रखना आंतरिक मामलों की बात थी। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राज्यों को संगठित करने का प्रयास किया था, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और स्वदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि चौथ और स्वदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश किसने दिया, पेशवा को, तो शाहू ने। फिर 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। तो यहाँ आपके इस तरह का, जिसको हम कहते हैं असत्य कथन वाला, इस तरह का आंसर बन सकता है कि चौथ और स्वदेशमुखी प्राप्त करने का अधिकार किसने दिया, तो शाहू ने दिया। 1732 में सवाई जयसिंह मालवा के सूबेदार बने, फिर जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और जयसिंह ने 28 परगने मराठों को दिए। तो इस तरह से आपके यहाँ सत्य असत्य कथन वाला भी पर्सन बन सकता है। ये तीनों चारों लाइनें आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 1761 से 91 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह और अन्य राजपूतों की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा ले गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठाओं ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। अतः जुलाई 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। तो ये यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ, किसने सर्वाधिक प्रयास किए, किसके प्रयासों से हुआ। तो हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को। किनके विरुद्ध हुआ, तो मराठों के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि मराठा राजस्थान में आक्रमण कर रहे थे, उनको धन दिया जा रहा था, धन से भी वे नहीं मान रहे थे। तब उनको शक्ति यानी हम सब मिल जाते राजपूत लोग, लेकिन राजपूत लोग इकाई स्थापित नहीं कर पाए और ये फेल हो गया। तो यहाँ आपके 3 क्वेश्चन बनते। एक तो कब हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये रीट में पूछा भी जा सकता है और अन्य एग्जाम्स में भी पहले पूछा गया है। तो ध्यान रखना 17 जुलाई 1734 को। फिर पूछा जाए कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई, तो आपको ध्यान रखना है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर और बीकानेर। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि किसके प्रयासों से, तो इसमें जो सर्वाधिक योगदान था वो था आपके जयपुर के जो राजा थे सवाई जयसिंह जी का। फिर इसमें एक चीज़ और है, आगे हम पढ़ते हैं। संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय हुआ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी अंडरलाइन कर लेना कि रामपुरा में एकत्रित होना। ठीक है, ये रामपुरा में कहाँ पे एकत्रित हुए थे, तो रामपुरा में एकत्रित होना तय हुआ था।
किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण देने की शरण ली, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था। वो आपस में लड़ते रहते थे। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियों और कार्य संभव सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया। तो देखिए, यहाँ भी आपके एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पेशवा उत्तर भारत की यात्रा पे कब निकले। तो आपको ध्यान रखना है कि 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकले थे। फिर दूसरा प्रश्न बन सकता है कि उन्होंने किनका आतिथ्य स्वीकार किया, तो जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया। ठीक है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है बन जाए। और उपार चौथ का समझौता हुआ। फिर वे जयपुर आए। जयसिंह ने मराठा मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह सफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम ये निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। यानी पहले राजपूत लोग केवल मुगलों को कर देते थे, टैक्स देते थे, बाद में उनको मराठाओं को भी टैक्स देना पड़ गया। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध की दुरासराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवे की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 यानी 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर, जेतारन की परगनों में चौथ वसूल करना प्रारंभ कर दिया। 1787 में यानी 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। तो ये भी एक आप ध्यान रखना इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 1787 में मराठों ने संगठित होकर कहाँ पे, तुंगा। ये तुंगा का है, जयपुर में आप आगरा रोड पे जाते हो तो बस्सी से आगे जाते हैं, वहाँ है तुंगा। तो वहाँ पे तुंगा का युद्ध हुआ था और इसमें जयपुर के थे माधो सिंह, उन्होंने भाग लिया था और जिन्होंने सवाई माधोपुर बसाया है और उन्होंने इनको मराठों को हरा दिया था। 1791 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकारी के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। 1791 ईस्वी में अंबाजी इंग्लैंड ने मेवाड़ के महाराणाओं को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंग्लैंड को पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चूड़ावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वे असफल रहे। 1793 ईस्वी से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, ठीक है, संकीर्णता, उत्तराधिकारी संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़े सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप राज्य आर्थिक संकट में घिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। तो अब यहाँ इस लाइन को आप समझिए कि राजस्थान में अगर मराठा नहीं आते तो राजस्थान के जो राजपूत शासक थे वो अंग्रेज़ों से दोस्ती नहीं करते, पर जब उन्होंने देखा कि हम इनको भगा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आपस में लड़ते रहते थे, तो उनमें एकता की भावना नहीं थी, तो इस वजह से वो आपस में एक दूसरे को सहयोग नहीं कर पाए। इस चीज़ का लाभ मराठाओं ने उठाया। पहले धन लूटा, शक्ति यानी हुडा सम्मेलन करके उनको भगाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी नहीं हो सका। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उन सबको लूटा गया। तो इन्होंने देखा कि अंग्रेज़ लोग इनको हरा दिए, अंग्रेज़ों की एक नई शक्ति पनप रही है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों न हम अंग्रेज़ों को अपना मित्र बना लें। और ऐसी फिराक में अंग्रेज़ लोग भी थे, वो भी यही चाहते थे कि हम भी यहाँ पे किसी को अपना दोस्त बना लें, मित्र बना लें, ठीक है। सर्वप्रथम जयपुर महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 यानी 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेज़ों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले कौन से थे, तो जयपुर के महाराजा थे पृथ्वी सिंह, जिन्होंने ये बात रखी थी अंग्रेज़ों से कि हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं।
1803 ईस्वी में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। तो इससे पहले 1803 से पहले ये भी इच्छुक नहीं थे, लेकिन इन्होंने भी फिर इच्छा जाहिर कर दी कि हमें भी ऐसे लोग चाहिए जो हमारी हेल्प कर सके। नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक, ठीक है, ये लॉर्ड लेक वही है जिसने भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को 5 बार जीतने का प्रयास किया था, असफल प्रयास। तो ये भी पूछा हुआ है, ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है। राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त किया। तो यहाँ भी देखो एक प्रश्न है कि सिंधिया को लासवाड़ी के रण क्षेत्र में या लासवाड़ी के युद्ध में किसने परास्त किया? तो कौन परास्त हुआ? सिंधिया, ठीक है। तो ये भी मराठा थे, सिंधिया। और किसने परास्त किया? तो लॉर्ड लेक ने परास्त किया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के मराठों की दीनता से मुक्ति का स्वर्ण अवसर, ठीक है, यानी उनको एक अवसर दे दिया, यानी गोल्डन चांस दे दिया उनको। 1803 ईस्वी की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी। खिराज का मतलब है कि जो टैक्स है वो इनसे नहीं वसूला जाएगा। आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा, यानी कंपनी इनसे ना तो कोई टैक्स लेगी और इन राज्यों की जो सुरक्षा का दायित्व है वो भी, अगर इन पे कोई आक्रमण करता है मराठे या अन्य कोई भी शक्ति, तो उससे अंग्रेज इनकी रक्षा करेंगे। इसी के अलावा इनके आंतरिक जो भी मामले, किसको राजा बनाना है नहीं बनाना, उत्तराधिकारी संघर्ष से संबंधित, उनके मामले में अंग्रेज कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन ये शुरुआती दौर था जब अंग्रेज़ों ने इस तरह से कहा। धीरे धीरे अंग्रेज़ लोग इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और उसी का परिणाम हम देखेंगे कि आगे जाकर 1857 की क्रांति वगैरह या जो भी अन्य कारण हुए। फिर इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ये ध्यान रखना, 1803 की संधि थी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये बन सकता है कि भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर, अब यहाँ से एक नाम हटा दिया जाएगा, एक नाम आपको अन्य कोई भी दे दिया जाएगा और कह दिए गए निम्न में से कौन 1803 की संधि में शामिल नहीं था। तो आप ध्यान रखना, अलवर, भरतपुर, जयपुर और जोधपुर ये चारों शामिल थे। 1811 ईस्वी में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ, यहाँ भी प्रश्न बनेगा। तो चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां, पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बनाया जाना चाहिए। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसने ऐसी एडवाइस दी। तो चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था। वो 1811 ईस्वी में जब रेजिडेंट बने तो उन्होंने लॉर्ड मिंटो जिनका शासन था, आप पढ़ते हो, ठीक है, जब हम तो लॉर्ड मिंटो का शासन था तो उस समय इन्होंने बात कही। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। और उस समय जो गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, और ये चाहते थे कि जो मराठे हैं या जो पिंडारी लोग हैं, है ना, तो इन सबको हटा करके हम क्या है अपनी सत्ता, सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर ले ताकि हम यहाँ पे राज्य कर सकें। दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहते, किंतु ये तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों तक सीमित कर दिया जाता। अब होलकर और जो सिंधिया है ये मराठा सेनापति के तरह, मान लो कि मराठा शक्ति के प्रमुख स्तंभ है होलकर और सिंधिया, और अगर ये सीमित है ना, अगर इनको हरा दिया हमने, इनको नियंत्रित करना है, तभी हम इन सब पे कंट्रोल कर पाएंगे। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारी के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाए तो आप ध्यान रखना कि अंग्रेजों ने राजस्थान के राज्यों से, क्योंकि राजस्थान के राज्यों पे किसका अधिकार था, तो ध्यान रखना होलकर, क्योंकि सिंधिया को तो हरा चुके थे, है ना, लेकिन होलकर का प्रभाव था। अब आपके अधिकार क्षेत्र में कोई चीज़ है तो वो आपसे ही ग्रहण की जाएगी। तो इधर मेटकॉफे का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे रीट में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, मोस्ट है। सबसे अंत में किसने की, तो याद रखना सिरोही राज्य ने। कब की?
तो सन भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है 1823 में। इस प्रकार 1817 से लेकर 1823 ईस्वी के दौरान राजस्थान पर स्थापित ये ब्रिटिश आधिपत्य 1947 यानी 1947 के स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा, यानी उस समय से चालू हुआ था और इतने साल लगभग चलता रहा ये, ठीक है, लगभग 130 साल ये चला और 130 साल तक अंग्रेज राजपूत का जो मैत्री संबंध था वो बना रहा। अब यहाँ ये कुछ राजाओं के नाम दे रखे, ये रीड के लिए ये मान के चलो कि यहाँ से आपके एक पर्सन या तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि, ठीक है, कि क्रांति के समय कौन राजा थे। ये हम क्रांति से पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति, तो वहाँ यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। उसके अलावा ये जो है पूरी सारणी ये आपके लिए मोस्ट है, यहाँ से आपके निश्चित पर्सन बनेगा। तो आपको इनको याद कर लेना है कि कोटा के शासक राम सिंह थे, जोधपुर के तखत सिंह थे, ठीक है। और अगर आप चाहोगे तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा ट्रिक वाला, लेकिन उसके लिए आप क्या कहते हैं, मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को चाहिए। तो मेरे को ये सारा ट्रिक से याद है कि धौलपुर के कौन थे, तो मैं आपके लिए इनके लिए एक ट्रिक का वीडियो बना दूंगा पूरा, ताकि आप उसको देख करके आसानी से याद कर सकोगे, ठीक है, कि डूंगरपुर के उदय सिंह थे। तो इनमें से क्या है, वो आपको मिसमैच करने वाला भी दे सकता है और इनमें से आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है, जैसे कि करौली के उस समय शासक कौन थे, ठीक है। ज़्यादा चांस है कि हमारे यहाँ मिसमैच वाला पर्सन बने। तो आप बताइएगा मुझे। आगे हम बात करते हैं 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। इनमें से तो ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, जब 19वीं सदी तब हमारे यहाँ कितनी 20 रियासतें थी। उनमें से 17 राजपूत थी, 2 जाट थी और 1 मुस्लिम। जो मुस्लिम रियासत थी वो हमारे थी टोंक की। अगर आपसे पूछ ले कि मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो आप ध्यान रखना, मुस्लिम जो रियासत थी वो हमारी कौन सी थी, तो वो थी टोंक। टोंक की जो रियासत थी वो हमारी मुस्लिम रियासत थी। और जाट रियासत पूछ ले तो जाट रियासत आप ध्यान रखना, 2 जाट रियासत थी, एक तो थी भरतपुर की, भरतपुर वाली, और दूसरी थी हमारे धौलपुर वाली। ये दोनों की दोनों हमारे जाट रियासत थी। बाकी जितनी भी बची वो सारी कौन सी थी, वो सारी राजपूत थी। अब संधि की शर्तें क्या थी, तो नंबर 1, संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली कि अंग्रेज जो के अधीन है हम। अंग्रेजों ने रियासती राज्यों का वंशानुगत राज्य अधिकार स्वीकार कर लिया कि जिस वंश का जिस राज्य पे अधिकार है, जैसे मेवाड़ पर सिसोदिया वंश या गोहिल वंश का अधिकार है, तो हम उनके जो वंशज है उन्हीं को राजा बनने देंगे। अंग्रेजों ने भारी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये आश्वासन दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये जो पॉलिटिकल एजेंट है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि कोटा में मेजर बर्टन थे, ठीक है, और बाद में क्रांतिकारी उनका सब भी काट के, उनके सिर काट देगा, उनको मार देगा, उनके पुत्रों को भी मार दिया जाएगा, है ना। तो ये आगे हम पढ़ने वाले कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट है। फिर है ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों के मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा कि अगर 2 राज्यों में विवाद होता है तो अंग्रेजों की मध्यस्थता से वो सुलझाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे। तो यही एक कारण था, ये संधि पहले हो चुकी थी और यही एक कारण है, आप मान के चलिए कि इस एक कारण की वजह से जो 1857 की क्रांति 1857 का जो क्रांति हुई, तो उसमें जो राजपूत शासक थे उन्होंने भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मराठों से उनकी हेल्प, उनकी रक्षा की थी अंग्रेज़ों ने, और अंग्रेज़ों ने ये संधि कर ली थी। इस वजह से जो राजस्थान के जो शासक थे उन्होंने मतलब क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया। आपके मन में हमेशा विचार रहा होगा कि भाई क्यों नहीं किया, ऐसा क्या कारण रहा, तो उसका कारण ये, इसको आप ध्यान रखिए। अंग्रेजों को वार्षिक राज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी, ठीक है, कि वार्षिक जो टैक्स पहले का आता नहीं लेंगे, लेकिन माना कुछ लिया भी जा रहा था तो उसकी क्या क्या है वो अलग अलग राज्यों से अलग अलग तय की गई। खिराज की राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाली खिराज को आधार बनाया गया कि आप मराठों को जो दे रहे थे वो ही टैक्स हमको दे देना।
ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। ठीक है। उपयुक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। कंपनी द्वारा खराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्च बलात् थोप दिए जाते थे। बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती थोप देते थे। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांबर झील और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, नमक के लिए पूछा जा सकता है। तो आप जानते हो जो सांबर झील है, हमारी सांबर का जो क्षेत्र है वो बहुत ही फेमस है, सांबर झील। और मेवाड़ के अफीम उत्पादन, तो अफीम उत्पादन के क्षेत्र कहाँ थे? मेवाड़ में थे। उन पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया? एक अधिकार कर लिया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़े स्थापित कर दी गई और जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को वहन करना पड़ता था। भारी खराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई? कमज़ोर हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि क्रांति के पहले ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा और अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 यानी 1818 की संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमज़ोर हो गई। यथा का मतलब है जैसे, एग्जाम्पल के तौर पे सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। पहले क्या होता था, राजा लोग जब अंग्रेज़ों पे संधि नहीं की थी, अंग्रेज़ों पे डिपेंड नहीं थे, उस समय ये लोग थे सामंतों पे, और सामंतों की अपनी सेना होती थी। ठीक है। सामंत लोग जब भी कोई युद्ध होता था तो राजा के आह्वान पर, राजा के बुलाने पर सामंत लोग अपनी सेना लेकर पहुंच जाते थे। तो होता क्या था कि वहाँ जितना भी टैक्स वसूला जाता था उसका कुछ वो राजा को भेज देते थे, बाकी वो दिखा देते थे कि भाई ये सेना का खर्चा हुआ वगैरह, तो वो राजा उन पर छोड़ देता था। ठीक है। लेकिन अब उनको क्या देने लगा? अब उनको नगद वेतन मिलने लगा कि आपसे हम सैनिक सहायता ले ही नहीं रहे, तो आप तो सारा लगान इकट्ठा करो और हमको जमा कराओ। और वो राजा लेकर के फिर आगे अंग्रेजों को दे देते थे। जागीर क्षेत्र में सामंतों को कई विशेष अधिकार भी प्राप्त थे, जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। यानी उनको अपने सामंत से आज्ञा लेनी पड़ेगी कि साहब मैं इस गांव को छोड़कर उस गांव में जा रहा हूं। ठीक है। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करते थे और इसके बदले में उनको सुरक्षा भी दिया करते थे, चोर डाकुओं सबसे, और इसके बदले में वो उनसे कुछ टैक्स भी ले लेते थे व्यापारियों से। अब ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें बंद हो गई। उनके इन विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो ये सारे क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था। समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी। भाई अगर आपको किसी से कोई काम होगा तो सामने वाले की आप इज्जत करोगे, नहीं करोगे? और अगर आपको कोई लेन देन ही नहीं है तो भैया फिर तो कोई बात ही अलग है। किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे और यही एक कारण है। तो ध्यान रखना, राजाओं ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, लेकिन सामंतों ने भाग लिया। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहाँ का शासक बना दिया। इससे वहाँ की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहाँ के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। तो ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कप्तान ब्लैक वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, पर अभी कहीं आप अगर कोई बहुत ही बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि कप्तान ब्लैक का संबंध किस रियासत से, ठीक है, कहाँ उनकी हत्या की गई? तो जयपुर में। ये आप ध्यान रखना, जयपुर में। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हुए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां अवैध राजकुमार को गद्दी पर बिठा दिया, क्योंकि शासक के अवैध होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मानसिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्न से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा।
अब ये देखिए, ये आ गया आपके पॉलिटिकल एजेंट। तो ये तो बहुत बार एग्ज़ाम में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में पूछे हुए और आपके रीट में भी पूछे जा सकते हैं। तो इनको तो आप याद रख लेना। इनके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हो। राजस्थान क्रांति के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। कोटा रियासत में कौन था? तो मेजर बर्टन। तो कोर्ट में क्या होते? बटन होते, ठीक है। जोधपुर रियासत में कौन था? मैकमोसन। भरतपुर में कौन था? तो मॉरिशन, ठीक है। तो आप उस वीडियो में देख लेना, ट्रिक्स मैंने वहाँ बता रखी है। फिर राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान में भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपरा और रीति रिवाजों कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता ये समझने लगी थी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खराज की राशि, सामंतों के विशेष अधिकारों पर कुठारघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। तो ये सारे कारण हो गए कि राजा भी असंतुष्ट हो गए, सामंत भी असंतुष्ट हो गए और साधारण जनता तो असंतुष्ट हो ही गई। और सामाजिक ढांचे में भी कुछ परिवर्तन किए, उन्होंने कुछ सुधार करना चाहे अंग्रेजों ने, तो उसको जनता ने विरोध माना। तो इस तरह से क्या हो गए। इसी के अलावा मेन चीज़, ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में ये विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें ज़बरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है, ठीक है। जब अंग्रेज लोगों की ये बात आने लगी कि ये ज़बरदस्ती हिंदुओं को, और मेन चीज़ है धर्म की बात, और जब धर्म की बात आ जाती है तो लोग बाग फिर बौखला जाते हैं, ठीक है। और कि हमारे धर्म की बात आ गई, हमारा धर्म ही नहीं रहेगा तो हम क्या रहेंगे, क्योंकि धर्म का मतलब होता है धारण करना। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों और साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, और उन शासकों और सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। यानी जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे उनकी तो उन्होंने प्रशंसा की, और जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे उनकी उन्होंने निंदा की, बुराई की। ऐसे कवियों में तो आपसे कभी ऐसा पूछ भी लिया जाए कि ऐसे कवि कौन कौन है, तो ये कुछ कवियों के नाम भी ध्यान रखना। बांकीदास बहुत ही फेमस है, राघव दास, सांधु गंगा जी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण। और ये सूर्यमल मिश्रण का तो जो ग्रंथ है वंश भास्कर, वो कई बार पूछा भी गया है, तो आप ध्यान रखना। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व विदेशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियाँ थी। तो ये आपके रीट में, अन्य सभी पटवार वगैरह के एग्जाम में भी महत्वपूर्ण है, एसआई वगैरह में ध्यान कर लेना। ये 6 छावनियाँ पूछ लेगा, दे दिया जाएगा निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजस्थान में नहीं थी, ठीक है। तो देखो, नसीराबाद, नीमच, ये नीमच वाली थी ना, ये राजस्थान में नहीं थी, ये ध्यान रखना। ये जो नीमच वाली छावनी थी ये आपके कहाँ थी? ये एमपी में। उस समय राजस्थान के मतलब अधिकार क्षेत्र में थी, लेकिन वर्तमान में पूछ ले कि कौन सी राजस्थान के बाहर थी, तो ये एमपी में है, ठीक है, नीमच। तो ये आप ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो 6 छावनियाँ, कितनी छावनियाँ थी? पहला प्रश्न बनेगा कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। फिर दूसरा प्रश्न बनेगा कौन सी छावनी राजस्थान के बाहर थी? तो एमपी वाली। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरियनपुरा और खेरवाड़ा, ठीक है। तो ये आप ध्यान करना। और आपसे क्या पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है कि भाई ये नीमच वाली एमपी में हो गई, तो नसीराबाद वाली ये आप जानते हो अजमेर में थी, ब्यावर वाली ये भी अजमेर में थी, ठीक है। देवली ये टोंक में आ जाएगी, एरियनपुरा तो ये आपके उस समय जोधपुर में आती थी, वैसे ये पाली में है ना। तो क्या ऑप्शन में दे रखा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। खेरवाड़ा वाली ये आपके उदयपुर में थी। इन सभी छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। ये देखिए आप, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपसे पूछी जाएगी कि निम्न में असत्य कथन को छांटिए, तो वहाँ ये कथन दे दिया जाएगा इस टाइप्स का। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गाइडों में इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती है। फिर वहाँ वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमको बहुत कठिन लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है ना।
तो ये बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें ऐसे ऐसे फैक्ट है जो आपको कहीं, आप कोई भी गाइड पढ़ लीजिए, आपको नहीं मिलने वाले, आपको ये बुक्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, फिर चाहे आप गाइड भी पढ़िए, लेकिन बुक्स तो कंपलसरी है कि ये तो आपको पढ़नी ही है। किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, तो ये इम्पोर्टेंट बात है, अंग्रेज सैनिक नहीं थे, सारे थे जो भारतीय ही थे। ठीक है, फिर है केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे राजस्थान में। अब बताओ, केवल 30 अंग्रेज ऑफिसर्स थे, और अगर हम उनको समाप्त कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसे राजाओं को अपने में घुमा फिरा के रखा, इतना अपना बना के रखा कि एक भी मतलब कुछों को छोड़ दें तो उसके अलावा लगभग सारे के सारे जिंदा रहे, और बाकी अंग्रेज सैनिक थे ही नहीं। तो जो भी थे सब भारतीय थे, यानी अगर इधर से क्रांतिकारी मरेंगे तो भी भारतीय मरेंगे, और अगर सैनिक भी जो मरेंगे तो वो भी भारतीय मरेंगे। ठीक है, अंग्रेजों का क्या है, वो तो बैठ के ऑर्डर दे देंगे अधिकारी लोग, तो वही चीज़ें लड़ेंगे तो सैनिक ही, तो किधर के भी लोग मरे, मरने वाले भारतीय ही है। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने हमको भड़काया, इस तरह से किया कि क्या कहते हैं, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देसी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे। देखो, उसी समय निर्देश भेजे, क्या भेजे, क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें, एक तो अपने राज्य में ही नहीं आने दें, अगर, है ना, और अगर कोई आ भी जाता है तो उसका क्या करें, कठोरता से दमन करें। अगर कोई आ भी जाता है तो उसका क्या करें, आप कठोरता से दमन करें, उसको बंदी बना लें, उसको हमारे पे सुपुर्द कर दें। तो ये एक कारण थे, नहीं तो केवल 30 अंग्रेज ऑफिसर थे, इनको अगर बंदी बना लिया जाता, इनको मार दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसी कारण से हम इतने साल गुलाम रहे। नहीं तो हो सकता है कि हम जो 1947 को आज़ाद हुए, तो हम हो सकता है 1857 की क्रांति वक्त ही आज़ाद हो जाते, यानी हम 90 साल पहले ही आज़ाद हो जाते। और अगर जब आज़ाद हो चुके होते, तो क्योंकि जब अंग्रेज़ों को लग गया कि ये क्रांति हो चुकी है और भविष्य में फिर ऐसी क्रांति हो सकती है, तो उसकी संभावनाओं को देखते हुए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अगर हम जानते हैं कि अगर हमको ये चीज़ यहाँ से छोड़ के जानी पड़ेगी, और भारत एक सोने की चिड़िया है, तो यहाँ से जितना सोना हम ले जा सकते हैं उतना वो दोहन करने लग गए। इससे पहले मुस्लिम भी आए, ठीक है, अन्य आक्रमणकारी भी आए, लेकिन वो लोग यहाँ के बस गए, वो लोग यहाँ से लूट लूट के ले गए, तो भी इतना नहीं लेके गए। लेकिन अंग्रेज़ ऐसे थे, जब 1857 से लेकर के और 1947 तक उन्होंने 90 सालों में इतना दोहन किया। ठीक है, हम कहते हैं ना 200 साल शासन किया, तो उनमें ये जो 90 साल थे, इसमें इतना ज़्यादा दोहन किया कि हमारी जो खनिज संपदा थी, हमारी जो प्राचीन मूर्तियाँ थी, सोना था, इन सबको अंग्रेज़ लूट लूट के ले गए। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे आज, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम बात करेंगे राजस्थान में जो क्रांति हुई, उसमें नसीराबाद में क्रांति, नीमच में क्रांति, क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटी, और वहाँ से आपके प्रश्न आने के ज़्यादा चांस है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपको ज़्यादा नहीं है, 1857 की क्रांति में हमको केवल इस टॉपिक से आप 4-5 बातें आपको फिर एक बार रिवाइज करा देता हूँ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे सबसे पहले कब हुआ, किसके वक्त हुआ, तो संग्राम सिंह के वक्त हुआ। फिर उसके बाद में आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये पेशवा जो थे, ठीक है, आप वापस नोट नहीं किए तो कर लीजिए, साहू ने किसको अधिकार दिया, पेशवा को। क्या अधिकार दिए, चौथोर सरदेश मुखी के अधिकार दिए। फिर इसके बाद आपके इधर प्रश्न क्या बनता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप कहो कि सर प्रश्न बताओ, तो ये याद कर लेना, 17 जुलाई 1734 को सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हुडा सम्मेलन कब हुआ, पूछा भी गया है पहले, आपका यहाँ से प्रश्न बनेगा। फिर आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ये ब्रिटिश विरोधी एक हुई थी 1803 की संधि, ये ध्यान रखना। सर्वप्रथम जयपुर महाराजा ने, पृथ्वी सिंह जी ने भेजा था अंग्रेजों से संधि करने के लिए, और उसके बाद में एक तो हुई थी 1803 की संधि की शर्तें, और एक ये लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को हराया था लॉर्ड लेक ने। ये दो बातें ध्यान रखना। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये होलकर है, होलकर से 5 नवंबर 1817 को संधि की, और उस संधि के फलस्वरूप क्या हुआ, उस संधि के फलस्वरूप हमको जो राजस्थान के राज्य, इनसे संधि करने का हमने क्या ले लिया, अधिकार प्राप्त कर लिया। तो किससे लिया, होलकर से। फिर किसने संधि की, तो निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, इन लोगों ने फटाफट संधि कर ली। सबसे अंत में किसने संधि की, तो ये भी याद रखना, सिरोही ने सबसे अंत में संधि की। ठीक है, संधि की शर्तें क्या थी, ये पूछी जा सकती है, तो ये तो देखनी पड़ेगी फिर क्या क्या शर्तें थी, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। इसके अलावा
आपको मैंने बता ही दी है। पॉलिटिकल एजेंट पूछे जा सकते हैं आपसे, तो पॉलिटिकल एजेंट इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा कौन किस वक्त राजा थे, तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, इम्पोर्टेंट है। तो ये इस तरह से हमारा ये यहाँ तक का टॉपिक होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।